नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सोशल नोट चैनल पर। जैसा कि हम लोग घटना चक्र लगा रहे हैं राजनीति विज्ञान का, और यह आपके टीजीटी पीजीटी चाहे कहीं का भी हो, चाहे बिहार हो या DSSB वाला यानी कि दिल्ली का, या यूपी के लिए तो है ही है, और एचटेट हरियाणा का होने वाला है, बाकी चंडीगढ़ का, सबके लिए जो है कॉमन रूप से जो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह है थिंकर्स, ठीक है ना, क्या लगा रहे हैं थिंकर्स को। तो आज ये आखिरी पार्ट है, 8 वीडियो थिंकर्स की आ चुकी हैं, उन 8 वीडियोज़ को आप लोग देखिए। और बाकी ये आज आखिरी वीडियो हो जाएगी। टोटल 9 वीडियोज़ में लगभग 200 मतलब 250 क्वेश्चन के आसपास आप लोग लगाएंगे। और इन 250 क्वेश्चंस को अगर आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि कहीं पर भी अगर कोई प्रश्न आता है और अगर आपको वो मतलब आपका टचअप कहीं से नहीं है और अगर आपने ये लगाए हुए हैं तो आप उसको आसानी से करने की मतलब क्षमता कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन कहीं अगर कभी भी आपके आंख के सामने से गुजरा होता है तो आप उस पर कुछ ना कुछ अनुमान लगा करके उसको सही करने के भी प्रयास कर सकते हैं। बाकी अगर आप पढ़े ही नहीं होंगे तो वह क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में भी सही नहीं हो सकता है। और अगर तुक्का लग जाए तो बात अलग की है, तो तुक्के की बात ही नहीं हम करेंगे, यहाँ बात होगी पढ़ने पढ़ाने की। ठीक, आइए स्टार्ट करेंगे। 213वां प्रश्न है कि राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और ये आपको पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन में है आपका समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम या सभ्यता संस्कृति के प्रति प्रेम, ठीक है। तो राजनीतिक चेतना का अर्थ है राज्य के प्रति प्रेम, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। राज्य के प्रति प्रेम में ही, राज्य में ही आपका समाज, धर्म, सभ्यता सब शामिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए लेक्चर देने के हो तो बहुत ढेर सारी बातें इसमें आएंगी, लेकिन सिंपल समझेंगे कि स्टेट के अंतर्गत ही यह सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। जैसे आपका समाज हो गया, संस्कृति हो गई, ठीक है, धर्म हो गया, ठीक है, सभ्यता हो गई, आचरण हो गया, इस टाइप की चीज़ें जो है, संप्रभुता, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, आपके स्टेट में हैं, ठीक है। स्टेट के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कुछ एक बात है कि धर्म के प्रति प्रेम, तो धर्म थोड़ा सा जो है, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक थे, प्राचीन भारतीय चिंतकों के हिसाब से पहले वो धर्म को जो है, धर्म को ही सर्वोपरि मानते थे, ठीक है ना। जैसे बात मैं कर रहा हूँ कि सबसे जो प्राचीन राजनीतिक चिंतक थे मनु, ठीक है ना, मनु को जो आप पढ़ते हैं तो उनकी मनुस्मृति है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि धर्म के आधार पर ही इन्होंने अपनी पुस्तक मनुस्मृति का जो है संकलित किया था। और मनुस्मृति में क्या था कि सारे कार्य धर्म के अनुसार होंगे और धर्म ही सर्वोपरि कर्तव्य है सबका, ठीक है। उसी के अनुसार राजा जो है, राजा भी उसी के अनुसार कार्य करेगा। और राजा ईश्वर की डायरेक्टली कृति है, मतलब राजा जो है ईश्वर के द्वारा बनाया गया बंदा है। और राजा के अवहेलना करना मतलब कि राजा का विरोध करना समझो ईश्वर का विरोध करना हुआ। अतः क्या है कि राजा का विरोध तो किया ही नहीं जा सकता है, समझ रहे हैं। तो उस प्राचीन अगर भारतीय राजनीतिक चिंतक को पढ़ेंगे तो उस हिसाब में आपको धर्म जो है सर्वोपरि माना जाएगा। तो इनमें से कौन कौन आते हैं, जैसे मनु हो गए और आप कौटिल्य हो गए, ये जितने प्राचीन चिंतक थे। तो धर्मशास्त्र, इसको धर्मशास्त्र भी जो है कहते हैं, धर्मशास्त्र में भी ये सारी चीज़ें हैं कि वहाँ पर धर्म को ही सबसे विशिष्ट माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब में तो धर्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पूछ रहा है कि राजनीतिक चेतना का क्या अर्थ है दोस्तों, तो राजनीतिक चेतना में ये सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी। आ रही बात समझ में? चलिए देखिएगा, राजनीतिक चेतना का अर्थ राज्य के प्रति प्रेम है। नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास राज्य, लोकमत, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, संप्रभुता, सरकार, समाज आदि सब संबंधी मौलिक प्रश्नों का विचार विमर्श एवं चिंतन किया जाता है, ठीक है। यानी राजनीतिक चेतना में सब कुछ समाहित है। और राजनीतिक चेतना भाई स्टेट में होगा तो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट में सब कुछ समाहित होता है ना। इसके बाद है विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं तथा सिद्धांत को ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ यह समझने लगते हैं कि कौन से राजनीतिक आदर्श उनके अपने देश और समाज के लिए कल्याणकारी हैं, ठीक है। ये अलग बात है। देखिए अगला 214 है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है, ठीक है, सहमत नहीं है। मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में राज्य के केंद्रीय महत्व को कौन नहीं मानता भाई, तो बहुलवाद नहीं मानता है।
यथार्थवाद है, नव यथार्थवाद, संरचना यथार्थवाद। देखिए बहुलवाद ऑप्शन ए राइट होगा। अब बहुलवाद क्यों नहीं मानता है? क्योंकि बहुलवाद राज्य जो स्टेट है, मतलब राज्य को, ये लोग क्या है, राज्य को एक सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीय महत्व का मानते हैं, मतलब राज्य को ऊपर रखते हैं। लेकिन बहुलवाद क्या मानता है कि राज्य जो है, जो अन्य समुदाय हैं, ठीक है, राज्य अन्य समुदायों के भांति ही क्या है, एक तो समुदाय है। राज्य को भी ये क्या मानते हैं, एक समुदाय ही मानते हैं या एक संगठन ही मानते हैं। तो इसलिए बहुलवादी क्या है, राज्य को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना कि किसी एक समुदाय को या किसी एक संगठन को। तो इस वजह से वो राज्य को केंद्रीकृत करने के लिए मनाही करते हैं, मतलब सहमत नहीं होते हैं, मतलब राज्य को वो कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, राज्य को कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं देते हैं। कारण ये है क्योंकि राज्य को भी वो क्या मानते हैं कि राज्य भी एक समुदाय ही है, एक संगठन ही है, इस वजह से। तो इसलिए यहाँ पर आंसर ए राइट हो जाएगा। आइए देखेंगे अगला, ये पढ़ लीजिएगा, सेम टू सेम वही है, हम बहुत शॉर्ट में आपको समझा दे रहे हैं। ये देखिएगा, अभी ये वाला आंसर देखेंगे आप लोग, एक सेकेंड थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए 215वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है, निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है, कह रहा है। देखिएगा, राजनेता अपने राष्ट्र हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार। तो भाई ये तो सही है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये सही है। मान्यता नहीं है पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। चलिए इसको एक बार छोड़ेंगे, यहाँ पर आगे देखेंगे। प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है, बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में, बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। बाकी है, राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है, अपनी शक्ति, हाँ बिल्कुल ठीक है, शक्ति और प्रभाव का प्रयोग करता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य की पूर्ति करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ को जो है मतलब नैतिकता को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, नैतिक सिद्धांतों को नहीं। चूँकि कैसा सिद्धांत है ये, है यथार्थवाद। यथार्थवाद नैतिकता पर बल ना दे करके जो है, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उन पर बल देता है, ठीक है ना। और यथार्थ नैतिकता पर बल कौन देता है, ये नैतिकता पर बल देता है आदर्शवाद, आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद यानी कि जो परंपरागत राजनीति विज्ञान है, परंपरागत राजनीतिज्ञ जो है वो नैतिकता के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध वो यथार्थवाद पे है, यानी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतकारी जो है नैतिक सिद्धांत की अवहेलना करते हैं या उनकी कल्पना वाली जो बातें हैं उनको नकारते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। समझ रहे हैं बात को? अगला देखते हैं, ये वही सब है, आप पढ़ेंगे, देखिएगा इसी वाली। 216वां प्रश्न है आपका कि इतिहास के भौतिकतावादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों को प्राथमिकता का सही क्रम बनाना है। ठीक है भाई, ओके, सही क्रम देखते हैं। तो उत्पादन के संबंध, विचारधारा, उत्पादन की शक्तियाँ, कानूनी और राजनीतिक संगठन। तो ओके, तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर उत्पादन की शक्तियाँ होनी चाहिए, ठीक है, ऑप्शन थर्ड लिख लीजिएगा, उत्पादन की शक्तियाँ होंगी। इसके बाद शक्तियाँ अगर होंगी, शक्तियों के बाद क्या करेगा आदमी जो है, व्यक्ति पहले संबंध स्थापित करेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अपना पावर को देखेगा, पावर को इंपोर्ट करेगा, इसके बाद क्या है वह रिलेशन केंद्रित करेगा, यानी कि एक हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन के बाद क्या करेगा वो कि उसमें कानूनी और राजनीतिक संगठन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, फिर इसके बाद विचारधारा का प्रयोग करेगा। एक बार देखिएगा ये वाला आंसर देखते हैं, इसके आंसर देख लेते हैं एक बार। तो भौतिकतावादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना के क्रम देखिएगा, उत्पादन की शक्तियाँ बिल्कुल ठीक है, उत्पादन के संबंध भी स्थापित करे, कानूनी राजनीतिक संगठन बनाएगा, विचार बिल्कुल ठीक है, हम लोगों ने सही लगाया है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा ये थर्ड वाला, फिर वो क्या करता है उत्पादन का संबंध बनाता है, फिर वो कानूनी राजनीतिक संगठन को बनाता है, फिर विचारधारा का प्रयोग आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भौतिकतावादी सिद्धांत आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाइएगा, ठीक है। आइए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामुदायिकतावाद एक प्रमुख धारा है। सामुदायिकतावाद देखिएगा दोस्तों, यह जो विचारधारा है यह प्रत्ययवाद की विचारधारा है, ऑप्शन डी राइट होगा। यहाँ पर किसकी विचारधारा है?
प्रत्ययवाद की। आइए देखिएगा, सामुदायिकतावाद प्रत्ययवाद का एक प्रमुख धारा है, क्योंकि यह व्यक्ति के अस्तित्व को समाज की देन मानता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक सेकेंड देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसको लगाते चलेंगे कि क्योंकि यह क्या है, क्योंकि यह व्यक्ति के अस्तित्व को किसकी देन मानता है, समाज की देन मानता है। ठीक है, समाज की देन मानता है। और आगे क्या है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को आवश्यक अंग है। ठीक है, देखिए, जो व्यक्ति के अस्तित्व को देता है, जैसे अब मान लीजिए कि हम लोग अपनी बात करें, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ठीक, कोई व्यक्ति वे है और उसका ओरिजिन जेड से हुआ है, अगर जेड से हुआ है, ठीक है, उसका ओरिजिन किससे हुआ है, जेड से। यहीं पर एक व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए डी है, ठीक है। अब कोई ऐसी बात आती है तो वहाँ पर क्या होगा कि यह व्यक्ति, कोई ऐसी बात आती है विवाद की डी और जेड के बीच में, तो व्यक्ति क्या होगा, इसकी तरफ जाएगा या इसकी तरफ जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिससे ओरिजिन हुआ है, जिससे इसका जन्म हुआ है, वो इसी की तरफ जाएगा ना, वो इसी की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, वह अपने जन्मदाता की तरफ क्या है, लॉयल है, अपने जन्मदाता की तरफ ही उसका प्रति झुकाव होगा कि नहीं होगा, वह अपने जन्मदाता के प्रति झुकाव करेगा। मतलब क्या है कि जो उसके अस्तित्व को देता है वह उसी की तरफ झुकता है। इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है कि व्यक्ति अस्तित्व को समाज की देन मानता है, इसलिए समाज के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्ति के व्यक्तित्व के आवश्यक अंग है। यानी कि अगर हम इसको क्या मान ले, समाज मान लेते हैं जेड को, और इसको ए को व्यक्ति मान लेते हैं, तो व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति जो है समाज के प्रति प्रतिबद्ध होगा। यहाँ ये बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से क्वेश्चन ही निकला हुआ है ये, ठीक है ना, ये देखिएगा बहुत ही अच्छा है। आगे देखिएगा, जहाँ उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता हितों अधिकारों पर बल देता है, वहीं समुदायवाद उसके दायित्वों और कर्तव्यों तथा समाज के सामान्य हित पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। समुदायवाद का समकालीन विचारक मैकटायर हैं, सैंडल हैं, माइकल वॉल्जर हैं, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिनके आरंभिक चिंतन की जड़ें ग्रीन व हिगल के विचारों में मिलती हैं। देखिए भैया, बहुत ही सिंपल सी बात मैं बताऊं कि जितना ही बेसिक्स आप इसको जानने का प्रयास करेंगे उतना ही क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे आगे, ठीक है। अगला देखिए, किसने कहा कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी। ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया है उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी है। तो दोस्तों ये जो है जेफरसन का कथन है, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। समझ आ रही बात। अगला, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है। तथ्य अनिवार्यतः तकनीकी से पूर्व है दोस्तों, तो यह व्यवहारवाद है। तो यह क्या है, व्यवहारवाद। व्यवहारवाद क्या मानता है कि तथ्य जो है तकनीकी से पूर्व है। देखिएगा, व्यवहारवाद वैज्ञानिक पद्धति पर बल देते हुए मूल्य निरपेक्ष उपागम यानी कि वैल्यू फ्री, मूल्य निरपेक्ष यानी कि वही नैतिकता, ठीक है, नैतिकता, इस टाइप की चीज़ों पर क्या करता है कि समर्थन करता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। किस पर, ना कि मूल्यता पर। मूल्यता पर नहीं बल दे करके व्यवहारवाद किस पर बल दे रहा है, वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है। व्यवहारवादी ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते हैं जिसकी वैज्ञानिक स्तर से पुष्टि नहीं की जा सकती है। ऐसे किसी कथन को मान्यता नहीं देते हैं जिससे जो है वैज्ञानिक स्तर की पुष्टि ना की जा सकती हो। व्यवहारवाद समाज की स्थिरता पर बल देता है, अतः उसे अपने ध्यान तथ्यों के विश्लेषण तक सीमित रखता है। व्यवहारवादी विचारधारा तथ्य के अंतर्गत तकनीकपूर्ण मानती है। ठीक है, बस इतना देखिए, ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगला, बहुलतावादी वकालत करते हैं किस चीज़ के, यानी कि बहुलवादी जो विचारक हैं किस चीज़ की वकालत करते हैं भाई, राज्यों की स्वायत्तता पर, सरकार की स्वायत्तता पर, समुदायों की स्वायत्तता पर, केंद्र सरकार की स्वायत्तता। जो बहुलवादी हैं, बहुलवादी को अभी हमने आपको बताया है, तो बहुलवादी क्या है, स्टेट को भी क्या है, स्टेट को भी एक समुदाय ही मानते हैं। ठीक है ना, स्टेट को भी क्या मानते हैं, एक समुदाय ही मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वह समुदायों की स्वायत्तता पर, ठीक है ना, समुदाय की स्वायत्तता पर बल देगा। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आइए अगला देखेंगे। देखिए, पढ़ना जो ज़रूरी होगा वो मैं पढ़ता जाऊंगा, बाकी हम लोग क्वेश्चन ही इधर सॉल्व करते रहेंगे। 221वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में
उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक कि मॉर्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है, ओके, जब तक मॉर्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत क्या हो? प्रभावशाली है। तो दोस्तों देखिएगा, ये हैं बेनो वासरमैन, ठीक है, ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या जरूर पढ़िएगा। बेनो वासरमैन के अनुसार वही, मतलब सिंपल ये दे दिया तो भैया ये याद ही कर लो, इसमें कुछ दिया नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं है ठीक है। 222वां देखिएगा। कुल मिला के क्या कह रहे हैं? ये आलोचक हैं कुल मिला के, ठीक है ना, आलोचक हैं, तो इसलिए देख लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ना है। आलोचक हैं, उसको याद ही करना है। नेक्स्ट है जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं भैया किस चीज़ के? तो अमेरिकी घोषणा पत्र के, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सिंपल सा। ये सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको, है ना। देखिएगा 4 जुलाई 1976 को अमेरिका के कॉन्टिनेंटल कांग्रेस द्वारा अंगीकृत अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में सभी मनुष्यों को जन्म से समान घोषित करते हुए जीवन, स्वतंत्रता, सुखानुसरण को उनके जन्म से प्राप्त हस्तांतरित अधिकार घोषित किया गया है, ठीक है। अगला 223वां प्रश्न है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था को विशेषता दर्शाता है? ठीक है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल, मतलब दोनों तरीके की बातें इसमें कर रहा है। तो ये देखिएगा फ्रांस की विशेषता है भैया, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिएगा फ्रांस की विशेषता के बारे में बता रहा है। उपरोक्त शासन व्यवस्था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार, यानी कि फ्रांस का जो व्यवस्था है, जो प्रशासन की व्यवस्था है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर जब बनेगा तो टफ क्वेश्चनों में आता है ये, ठीक है। तो इसको मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन में आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा उपरोक्त शासन व्यवस्था फ्रांस की शासन व्यवस्था की विशेषता है, क्योंकि फ्रांस के पंचम गणतंत्र संविधान में शासन प्रणाली को अपनाया गया है, किंतु यह अर्ध संसदीय शासन प्रणाली, कैसी? अर्ध संसदीय शासन प्रणाली है। इनमें मंत्रिमंडल संसद के सम्मुख पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं है। प्रधानमंत्री का चुनाव राष्ट्रपति कराता है, जिसको साधारण शक्तियों के साथ साथ अनेक असाधारण शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह केवल नाम मात्र का राज्याध्यक्ष नहीं है, कई मामलों में यह अमेरिकी राष्ट्रपति के समान है। यदि संसद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करता है तब भी मंत्रिमंडल चल सकता है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति है, संसद के प्रति नहीं है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पर अभियोग भी नहीं चलाया जा सकता, इसलिए पिकल्स इसे दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण कहता है। ये याद रखिए, दो विरोधी सिद्धांतों का मिश्रण। 224वां प्रश्न है दोस्तों, जेरीमैंडरिंग किस प्रथा किस देश में प्रचलित है भैया? तो ये यूएसए में, ठीक है। देखिएगा यूएसए में, मतलब क्या है? जेरीमैंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के संगठन से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने हेतु किया जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व का नारा कहाँ से आया है दोस्तों? तो यह फ्रांसीसी क्रांति का घोषणा पत्र से, ठीक है ना। तो ये देखिएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति घोषणा पत्र का यह नारा है, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व। तो एक बात याद रखिएगा कि जितने भी नारे हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस टाइप के, कि यूएसए की क्रांति क्या है और इंग्लैंड की क्रांति का क्या नारा है, इस टाइप की चीज़ों को आप एक जगह लिख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक आध ठो बन जाते हैं। अगला है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो रशिया है, रूस की जो है आपका न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है। देखिएगा, साम्यवादी दल तथा उसकी विचारधारा के संबंध रहने के कारण सोवियत संघ यानी कि रूस न्यायाधीशों का विचारधारा स्वतंत्र नहीं है, अतः रूस की न्यायपालिका को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, ठीक है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ है दोस्तों कहाँ से? तो वो अमेरिका से, ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। देखिएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोगों की आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इन्हें सरकार का शीर्षक वाहिनी चौथी शाखा भी कहा गया है। स्वतंत्र नियामकीय आयोग का एक विलक्षण प्रकार का अमेरिकन प्रशासकीय इकाई है, जिसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष संवैधानिक प्रणाली से हुआ है। प्रथम स्वतंत्रता नियामकीय आयोग अंतर्राज्य वाणिज्य आयोग था, जिसकी स्थापना 1887 में की गई। वर्तमान में अमेरिका में संघीय सरकार में 10 स्वतंत्र नियामकीय आयोग कार्यरत हैं। जहाँ तक संरचना का प्रश्न है, अधिकांश आयोगों एवं मंडलों में 5 सदस्य होते हैं। आ रही बात समझ में?
ठीक है। इनका कार्यकाल है 5 से 7 वर्ष होता है। इन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के सीनेट द्वारा परामर्श से की जाती है। ठीक है, उसका प्रत्युत्तर है। ठीक है, ये तो एक जनरल है, देख लीजिएगा इसको नोट्स में। 228 है, किस देश ने स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? तो वही है यूएसए हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर बी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन का शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजा किसे कहा गया भैया? तो किसको कहते हैं भाई? देखिएगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को। ठीक है ना, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आ जाएगा। चलिए अगला, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य को कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं भैया? तो कितने? 2। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 2। देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था के मामले में विश्व का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ राज्यों को केंद्र में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसमें क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या का कोई महत्व नहीं है। सीनेट संघ का द्वितीय सदन होता है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अतः प्रत्येक राज्य को समान मानते हुए राज्य की सीनेट में 2 सदस्य ही आते हैं। देखिएगा, अन्य तथ्य हैं, इस समय अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं तथा सीनेट में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? 100। तो मतलब 50 राज्य हैं तो एक में 2 आएंगे तो 50 गुणे 2 तो 100 हो गया। ठीक है। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय उच्च सदन है। कभी ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे शक्तिशाली उच्च सदन कौन सा है, तो सीनेट। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। यह संघात्मक व्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है। कहाँ से भैया? तो राष्ट्रपति संबंध है। व्हाइट हाउस में ही कौन राष्ट्रपति बैठते हैं? वो भी यूएसए यानी अमेरिका के। ठीक, आ रही बात समझ में? और यह देखिए, अमेरिका की कांग्रेस का आधिकारिक भवन कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिएगा ये। 232वां है, अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया भाई? तो देखिएगा, ये प्रथम 10 संशोधन है, 10वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा है दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर जो है आइजनहावर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, अब ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। सैनिक औद्योगिक संकुल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट जी आइजनहावर के द्वारा वर्ष 1961 में अपने विदाई समारोह के भाषण में प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिएगा, ये आपका कंप्लीट हो गया है। और हम लोग ये क्या पढ़ रहे थे आपको बताते चले हम। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने थिंकर्स जो है, थिंकर्स की आज ये 8+1 यानी टोटल 9 वीडियोज़ आपकी हो चुकी हैं आज। ठीक है ना, 9 वीडियोज़ में आपके कितने क्वेश्चन हैं? 233 प्रश्नों को हल किया गया है। 233 प्रश्नों को हल किया है। और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि पहली बार आप देखेंगे, यानी कि फैक्ट मान के चलें आप उसको। तो उसको आप नोट करें और उसको बार बार पढ़ें, क्योंकि वो क्वेश्चन अगर यहाँ पर आता है आपके परीक्षा में तो आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। और नहीं आता है जो चीज़ तो उसकी बात ही अलग है ना। अनदेखा बिल्कुल आता है तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता हो वो गलत नहीं होना चाहिए। तो अब ये हमारा एक टॉपिक जो एक था घटना चक्र हम लोग ला रहे हैं, वो भी ये क्या है? घटना चक्र है। घटना चक्र आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लगाना ज़रूरी है, वो हम लोग लगा रहे हैं लाइन टू लाइन। अब अगला जो टॉपिक होगा हमें लगता है शायद समानता, स्वतंत्रता समानता का है मेरे ख्याल से, स्वतंत्रता समानता का। ठीक है, तो देखेंगे जो भी टॉपिक होगा उसके संबंधी जो भी प्रश्न है घटना चक्र का, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं और आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। चलिए यहीं से आज आपसे विदा लेते हैं। इस वीडियो से सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।